एक गांव में रमानी नाम की एक स्त्री रहती थी। रमानी बीमारी से पीड़ित थी। रमानी की बेटी का नाम काव्या है। रमानी और काव्या एक झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। रमानी और काव्या दोनों देवी दुर्गा के प्रबल भक्त हैं। अरे बेटी काव्या, तुम इतना कष्ट क्यों उठा रही हो? अम्मा, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी स्वास्थ्य कब बेहतर होगा। मेरे पास तुम्हें अस्पताल ले जाने के लिए पैसे नहीं है माँ। स्वास्थ्य के बारे में भूल जाओ काव्या, यह कभी भी बेहतर नहीं होगी। अब तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है और तुम शादी करनी होगी। जब तुम्हारी उम्र विवाह योग्य हुई तो तुम हमारी सेवा करने लगी। मुझे खेद है काव्या। माँ प्लीज ऐसा मत कहो। मुझे शादी करने की कोई इच्छा नहीं है। सबसे पहले तो आपकी सेहत में सुधार होना चाहिए। हमें ढेर सारा पैसा कमाना है। देखिए कैसा दिखता है ये घर। घर की मरम्मत करानी चाहिए। उसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। काव्या और रमानी बात करते रहते हैं। इस बीच रंगम्मा, जो रमानी की दोस्त है, रमानी के पास आती है। अरे रमणी, तुम्हारा स्वास्थ्य अब कैसा है? अरे दोस्त, आप देख सकते हैं कि घर पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पास इलाज के लिए एक भी पैसा नहीं है। मैं एक पैसा भी नहीं कमा सकता। मैं तुम्हें एक सलाह दूं? मैंने हाल ही में एक व्यवसाय शुरू किया है। मैं गांव में विभिन्न प्रकार की पेस्ट्री, कुकीज, ब्रेड बेचता हूं। इस बिजनेस से एक महिला होने के नाते मैं अच्छी कमाई कर रही हूं। अब मैं उन पैसों से आराम से रह रही हूं। इसलिए आप भी अपनी बेटी को बेकरी बिजनेस शुरू करने के लिए कहें। आपने जो आइडिया दिया है वो बहुत अच्छा है रंगम्मा आंटी। मैं पेस्ट्री भी बना सकती हूँ। मैं केक भी जरूर बनाऊंगी और गांव में बेचूंगी। रंगम्मा ऐसा कहती है और काव्या भी विभिन्न प्रकार की पेस्ट्री बनाने और बेचने का फैसला करती है। माँ, मैंने पैनकेक बनाने का फैसला किया। इसके लिए आपको विभिन्न अनाजों का आटा तैयार करना होगा। चावल का आटा, गेहूं का आटा, कसावा का आटा, रागी का आटा आदि तैयार करें। अरे बेटी, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? अरे नहीं माँ, आप आराम करो। मेरे दोस्त के घर पर आटा पीसने का चक्की है। मैं अभी जाकर अपने दोस्त से आटा पीसने का चक्की ले आती हूँ। तुम व्यस्त मत हो, मैं सब संभाल लूंगा माँ। इसलिए काव्या अपनी सहेली को ढूंढने उसके घर जाती है। काव्या की सहेली का नाम विजया है। क्या बात है काव्या, अचानक आज मेरे घर पर कोई काम है क्या? मैं एक नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रही थी। मैंने बेकरी का सारा सामान बनाने और उसे गांव-गांव जाकर बेचने का फैसला किया। इसके लिए मुझे आटा तैयार करना होगी। तेरा घर में जो आटा पीसने का चक्की है वह मुझे कुछ दिनों के लिए देना दोस्त। जब काव्या ने ऐसी कही तब विजया मन में यही सोचती है। अरे क्या काव्या बिजनेस शुरू कर रही है? मेरी मतलब है कि यह जल्द ही पैसा कमाने वाली है। मैं इस काव्या को किसी भी तरह पैसा कमाने नहीं दूंगी। मैं यह नहीं कह सकती कि मेरे पास आटा पीसने का चक्की नहीं है। आज मुझे ऐसा अवसर मिला है कि पहले जो उसे चाहिए वह दे दूं, फिर उसके बदले उससे कुछ ले लूंगी। विजया मन में यही सोचती है और फिर वह काव्या से कहती है। हाँ काव्या, तुम बहुत अच्छी काम कर रही हो। मैं तुम्हें आटा पीसने का चक्की दे सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये लो, ले लो। फिर विजया आटा पीसने का चक्की काव्या को दे देती है। वह उस चक्की को लेकर घर चली जाती है और घर में जाकर आटा पीसने लगती है। दूसरी ओर विजया ऐसा सोचती है। घर में जाकर काव्य आटा पीसने लगेगी। एक बार आटा बन गया, बस फिर जल्द ही वह पेस्ट्री बनाना और बेचना शुरू कर देगी। बचपन से ही काव्य व्यंजनों को स्वादिष्ट बनाती है। बिजनेस शुरू करने का मतलब है कि वह जल्दी अमीर बन जाएगी। वास्तव में ऐसा नहीं हो सकती। मैं अब जाकर किसी प्रकार की खेती करूंगा। काव्या की उन्नति मुझसे कतई बर्दाश्त नहीं होगी। मुझे कुछ करनी ही होगी। विजया यह सोचती है और काव्या के घर के लिए निकल जाती है। काव्या आटा पीस रही थी। अरे क्या हुआ विजया? अरे अचानक घर में मेहमान आ गया। उन लोग पाई खाना बहुत पसंद करती है, इसलिए आटा पीसने का चक्की अभी लगेगी। वो चक्की मुझे अभी दे दो। तुम प्लीज बुरा मत मानना। अरे हाँ, रिश्तेदार आ गया तो ठीक है। ये चक्की तुम ले जाओ, कोई बात नहीं। इसलिए काव्या आटा पीसना बंद कर देती है और पहिया साफ करके विजया को दे देती है और विजया आटा पीसने का चक्की अच्छे से पैक करके वहाँ से ले जाती है। क्या हुआ बेटी काव्या, तुम उदास क्यों हो? सारे आटा पीसना हो गया क्या?
नहीं माँ, मैं बेकरी का सारा सामान बनाने के लिए आटा गूंथ रहा था। तब भी विजया का रिश्तेदार अचानक उसके घर में आ गई। वह घर में आई और चक्की लेकर चला गया। मैं एक काम करूंगी। तो काव्या गांव में घूमती रहती है। वह घर घर जाकर देखती है किसके पास आटा पीसने का चक्की है। प्रमिला आंटी, आपके पास तो आटा पीसने का चक्की है ना? मुझे आटा पीसने का चक्की कुछ दिनों के लिए दे सकती हो? अरे बेटी, वह मेरी दादी का है। मैंने इसे अपनी दादी की याद के लिए रखी है। मैं इसे किसी को नहीं दे सकती, तुम बुरा मत मानना। ठीक है आंटी, कोई बात नहीं। तो काव्या दूसरे घर चली जाती है। चाहे वह कितने भी घर में जाए, आटा पीसने का चक्की उसे कोई भी देने के लिए तैयार नहीं है। काव्या उदास हो जाती है। तो काव्या उस गांव के दुर्गम्मा मंदिर में बैठ जाती है। फिर काव्या दुर्गा माँ से प्रार्थना करने लगती है। दुर्गा माँ, यह है कि मैं कड़ी मेहनत करके कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ। मैं भीख नहीं मांग रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई मुझे आटा पीसने का चक्की है नहीं दे रही है। सब बहाने बना रहे हैं। आप तो जानते ही है, कुछ सालों से माँ का तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं सोच रहा था कि मुझे उसका इलाज करवाना चाहता हूँ। आप ही मुझे रास्ता दिखाइए दुर्गा माँ। तो काव्या दुर्गम्मा से विनती करती है। दुर्गम्मा काव्या की बातें सुनती है। इस प्रकार काव्या देवी दुर्गा से विनती करती है और घर चली जाती है। देवी दुर्गा मंदिर से बाहर आती हैं। आप मुझे उस भक्त की मदद करनी ही होगी जो इतने दिनों से इतनी मेहनत कर रही है। इतना कहते ही दुर्गम्मा एक साधारण महिला बन जाती हैं। फिर वह एक आटा पीसने का चक्की लेकर उसकी घर जाती है। अरे आंटी, आप क्या चाहते हो? अरे बेटी, मैं विजयवाड़ा जा रही हूँ। यहाँ रास्ते में मैंने यह चक्की खरीदी। मैं इसे लेकर मंदिर जा रही थी, लेकिन यह इतना भारी है कि मेरे लिए इसे मंदिर तक ले जाना मुश्किल है। इसे अपने पास रखना बेटी। जब मैं मंदिर से लौटूंगा तो मुझे दे देना। तभी दुर्गा माँ, जो एक सामान्य महिला का रूप होती है, वो काव्या के हाथ में चक्की थमा देती है और वहाँ से चली जाती है। आश्चर्य की बात है, कुछ देर पहले मैंने दुर्गा माँ से प्रार्थना की और अचानक एक महिला आई और मुझे चक्की देकर चली गई। वह महिला वापस आने से पहले ही मैं सारे आटा गूंद लूंगी। काव्या ने दुर्गा माँ द्वारा दी गई चक्की से आटा पीसना शुरू कर दिया। एक बार गेहूं देने के बाद फिर चक्की की हैंडल एक बार घुमाते ही सारी आटा पीस जाती थी। अरे आश्चर्य की बात है, एक बार चक्की घुमाते ही सारे आटा गूंद जा रही है। इस तरह सारा अनाज जल्दी से पिसा जा सकती है। इस तरह काव्या कुछ ही सनम में बहुत सारे आटा गूंद लेती है। थोड़ा कुछ और गेहूं होती तो अच्छा होता। थोड़ा आटा तो और भी पीस लिया जाता, लेकिन मेरे पास अनाज के लिए पैसे नहीं हैं। तो काव्या मन में सोचती है और चारों ओर देखती है। फिर वहां एक चमकती हुई रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी में कुछ पैकेट दिखाई देने लगते हैं। काव्या पैकेट खोलती है और उनमें विभिन्न आटे देखती है। अरे ये क्या है? अचानक ये पैकेट कहाँ से आया? देखते देखते इस घेरे से कुछ रोशनी निकली और प्रकाश के साथ साथ इस पैकेट में आटा कैसे आया? ये कैसे संभव है? इसी बीच देवी दुर्गा प्रकट होती हैं। काव्या देवी दुर्गा को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। मैं तुम्हारा कष्ट नहीं देख पा रही थी, इसलिए तुम्हें यह चक्की दे दी। आज से तुम्हें गांव-गांव घूमकर किसी से चक्की नहीं मांगनी पड़ेगी। उस दिन मैं एक औरत के रूप में आई थी। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस इस दरवाजे के सामने बैठें और अपनी इच्छा अनुसार पेस्ट्री, केक, ब्रेड के बारे में सोचें। जैसे ही आप उनके बारे में सोचेंगे, वे आपको मिल जाएंगे। अब से तुम अपनी माँ के साथ आराम से रहो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देवी माँ। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। फिर उस दिन से काव्या उस चक्की से बेकरी का सामान बनाती है और उसे मार्केट में बेचती है। उसे अच्छा पैसा भी मिलती थी। फिर अपने कमाए हुए पैसों से अपनी माँ का इलाज किया और मन ही मन देवी दुर्गा को धन्यवाद दिया। एक गांव में कावेरी नाम की एक औरत रहती थी। कावेरी के पति का नाम गिरी है। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम सुचि है। कावेरी देवी दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त हैं। गिरी खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। कावेरी घर पर ही रहकर अपनी बेटी की देखभाल करती थी। ये जी, अगले महीने सारे स्कूल खुलने वाले हैं। हमें भी अपनी सूची का दाखिला स्कूल में करनी होगी। चलिए दाखिला कर देते हैं। मैं भी तो यही सोच रहा था। माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी।
आप लोगों को छोड़कर मुझे बाहर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब मैं 20 साल का हो जाऊंगी तब मैं स्कूल जाऊंगी। अभी तो मैं आराम से घर में रहूंगी। देखो बेटी, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। अगर तुम स्कूल जाओगे तो तुम्हें अच्छा ज्ञान मिलेगी। अच्छा ज्ञान और बुद्धि तुम्हें अपना जीवन बेहतर बनाने में मदद करेगी सुचि। मेरी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आप लोग तो हो, फिर मुझे क्यों स्कूल जाना चाहिए? देखो बेटी, हम लोग तो सारे जिंदगी आपके साथ नहीं रहेंगे, तब तुम्हें अकेली रहनी होगी। बताओ ऐसे वक्त में क्या करोगे? इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है माँ। गिरी और कावेरी सुचि से ऐसा कहते हैं। तब सुचि उन्हें ये बात बताती है। जब आप दोनों मुझे स्कूल भेजने का निर्णय ले ही लिया, ठीक है, मुझे कुछ दिनों तक आराम से खेलने दो और मुझे अगले गांव में देवी दुर्गा माँ के मंदिर में ले चलो, तब भी मैं स्कूल जाऊंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, चलो दुर्गा माँ के मंदिर में चलते हैं। मैंने सुचि को स्कूल में दाखिला करने से पहले वादा किया था। चलो चलते हैं फिर। लेकिन चलो कल चलते हैं। आखिर कल शुक्रवार है, उस दिन देवी दुर्गा माँ का विशेष रूप से पूजा होगा, फिर जाऊंगा। इसलिए पूरा परिवार अगले दिन देवी दुर्गा माँ के मंदिर जाने का फैसला करता है। जैसा कि तय हुआ, वे सभी सुबह उठकर कार से देवी दुर्गा माँ के मंदिर की ओर चलेंगे। इसी बीच सामने से एक लोरी आकर कर को टक्कर मार देती है। कावेरी और गिरी का मौके पर ही मौत हो जाती है। उस दुर्घटना में सुचि को मामूली सी चोट आई है। अपने माता पिता को ऐसे देखकर सुचि रोने लगी। फिर गांव के लोगों की मदद से उसकी माँ और पिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसने रोना बंद नहीं किया। वह बहुत परेशान है। वह बिल्कुल अकेला हो गया। मम्मी, पापा, आप दोनों मुझे यूं ही छोड़कर कैसे जा सकते हो? अब तो हम पूरी तरह अकेली हो गई हूँ। मैं आप दोनों के बिना कैसे रह पाऊंगी? अब मेरा जीवन कैसे चलेगा? अरे सुचि, तुम अकेली नहीं हो। अब से तुम मेरे घर में रहोगी। मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगी। चिंता मत कर बेटी। सच में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अगर आप नहीं होते तो हम इस लड़की को किसी अनाथालय में डाल देते। इस लड़की को ले जाओ और अपने घर में अपनी बेटी की तरह रखो। अरे सूची मेरी भतीजी है, मैं नहीं तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मैं आपको बताना भूल गई, ये मेरे भाई का घर है। मैं सोच रही थी वह हमारे साथ रहेगी, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है। मेरे पति कुछ साल पहले गुजर गई है। मैं अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता हूँ। इस लड़की का देखभाल करनी है और मेरी भी छोटी मोटी मदद हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा था कि इस लड़की को अपने पास ही रखूंगा। मैं अपनी बेटी की तरह ख्याल रखूंगी और इस घर को बेचकर यहाँ से चला जाऊंगी। अरे आप चिंता मत करो बहन, इस लड़की को लेकर आराम से घर जाओ। मैं आपके भाई का घर बेचकर आपको पैसे दे दूंगा। मुझ पर विश्वास करो। इसीलिए कल्याणी सुचि को अपने घर ले जाती है। घर में प्रवेश करते ही कल्याणी पूरी तरह से बदल जाती है। कल्याणी की बेटी का नाम वाणी है। वाणी भी स्कूल में पढ़ रही थी। अरे ये क्या है माँ, हमारा जीना ही मुश्किल है और आप इस लड़की को घर में क्यों ले आई हो? अरे मैं इस लड़की को यहाँ प्यार देने के लिए नहीं लाई हूँ। मेरे भाई के पास एक सुंदर घर है। अगर हम इसे बेचेंगे तो हमें करोड़ों रुपये मिलेंगे। हम उस पैसे से आराम से रह सकते हैं। इस लड़की को अभी यहीं रखो। एक बार मकान बिक जाए तो तब देखना। सूची दीवार के पीछे से उन दोनों की सारी बात सुन लेती है। यह सब बातें सुनकर सूची को बहुत बुरा लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उस गांव की मुखिया कल्याणी घर बेचकर 1 करोड़ रुपये देता है। जैसा आपने कहा था, मैंने आपके भाई का घर बेच दिया। ये रहे पैसे। आप अपनी भतीजी का ख्याल रखना। उस बच्ची को अपने भाई की बेटी जैसा नहीं, अपनी बेटी की तरह रखना, ठीक है? इतना कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। जब कल्याणी को पैसे मिल जाते हैं तो वह अपनी बेटी और सुचि को लेकर गांव छोड़ देती है। कल्याणी पटनम में एक बड़ा घर बनाती है और आराम से रहती है। वाणी एक बड़े स्कूल में दाखिला लेती है, लेकिन सुचि को स्कूल में दाखिला नहीं किया गया है। कल्याणी सूची से घर का सारा काम करवाती थी। देखिए आंटी, मैं भी सोच रही थी कि मैं भी बानी की तरह स्कूल जाऊंगी और खूब पढ़ाई करूंगी। अरे ऐसा कैसे हो सकती है? तुम्हारे पापा के पैसे के लिए तुम जो इस घर में रह रही हो वही काफी है। मैं अपनी बेटी बानी को अपनी बचत से पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें अलग से पढ़ा सकूं। घर पर काम करके गुजारा करो। घर पर काम करके गुजारा करो। यहाँ जो तुम रह रही हो, खा रही हो, वही तुम्हारे लिए काफी है। ऐसा कहकर कल्याणी ने सुचि को नहीं पढ़ाई।
दुर्भाग्य से घर का सारा काम सुचि ही करती थी। सुचि अपना दर्द अपनी पसंदीदा देवी दुर्गा से साझा करती थी। सुचि दुर्गा को अपनी मां मानती थी। दूसरी ओर वाणी एक अच्छी छात्रा थी। यह कुछ समय तक चलता रहता है। वाणी और सुचि दोनों बड़ी हो गईं। कल्याणी सोचती है कि उसकी बेटी वाणी की शादी करनी चाहिए। इसी बीच एक रिश्ता उन्हें ढूंढता हुआ आता है। उस परिवार के मुखिया का नाम राघवैया है। उनकी पत्नी का नाम सुलोचना है। देखिए, हमारे पास बहुत संपत्ति है। हमारे पास जो है वो कभी भी कम नहीं होगी। सारी संपत्ति उसी की है। मुझे आपकी बड़ी लड़की से ज्यादा आपकी छोटी लड़की पसंद है। हम सुचि को अपने घर की बहू बनाने की सोच रही हूँ। जब सुलोचना ने ऐसा कहा तो कल्याणी आश्चर्यचकित रह गई। अरे हाँ जी, जरूर। मुझे कुछ समय दीजिए। हम सब सोचेंगे और आपको अपना निर्णय बताएंगे, ठीक है? जैसे ही कल्याणी कहती है, विवाहित जोड़ा वहां से चला जाता है। वाणी को बहुत गुस्सा आता है। सूची के अंदर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? जितने भी रिश्ता आ रही है वो लोग सूची को ही पसंद कर रही है। हाँ बानी, तू सही कह रही है। इसे अब घर में नहीं रखी जा सकती है। इसे घर से बाहर निकाल देनी होगी। नहीं आंटी, ऐसा मत करो। बताओ, अगर आपने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? इस बार अगर कोई शादीशुदा जोड़ा आएगा तो मैं उनके सामने भी नहीं आऊंगी। मैं अपने कमरे में ही रहूंगा। आप चाहो तो कह दो कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। अरे, यह संभव नहीं है। अगर तुम इस घर में रहोगी, हो सकता है मेरी बेटी का जिंदगी भर शादी ना हो पाएगी। तुम्हें अगर इस घर में रखो तो हम लोगों का मुसीबत बढ़ेगी। तुम अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। उसी रात कल्याणी ने सूची को घर से निकाल दिया। कुछ बदमाश रात में सुचि का पीछा करते हैं। उनसे खुद को बचाने के लिए सुचि गांव के दुर्गा मंदिर में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। यह क्या है दुर्गा माँ? मैंने इस जिंदगी में ऐसे क्या पाप किया है? जब मैं छोटी थी तो मैंने अपने माता पिता को खो दिया। मेरी फूफी, जो अपनी साड़ी उतारकर मेरी देखभाल करती थी, उसने मुझे और मेरी संपत्ति को अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल किया। आज बीच रास्ते में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे जैसी लड़की को समाज में कोई सुरक्षा नहीं है। क्या आपने देखा कि जब मैं घर से बाहर निकला तो कितने लोग मेरा पीछा कर रहे थे? मुझे एहसास हुआ कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है। मैं अभी आपकी आंखों के सामने अपना प्राण त्याग दूंगी देवी माँ। इतना कहकर सुचि अपना सिर जोर से देवी दुर्गा की मूर्ति पर मारती है। सुचि के सिर से खून बहने लगी। सुचि बेहोश होकर वहां गिर जाती है। माँ दुर्गा की आंखों से पानी निकलने लगती है। पानी गर्भगृह से बाहर निकल जाता है और नदी की तरह बहता है। ऐसे ही पानी बहते बहते कल्याणी की घर पर चली जाती है। आश्चर्य की बात है कि पानी केवल कल्याणी के घर को डुबाती है। पूरा घर डूब जाने पर वह दोनों तो आश्चर्यचकित रह गई कि हमारा साथ ऐसा कैसे हो सकती है। कल्याणी और वाणी पानी में छटपटाते हुए बाहर आती हैं। सभी गांव वाले आश्चर्य से उनकी ओर देखते हैं। अरे, ऐसा लगता है जैसे बाढ़ सिर्फ हमारे घर में ही आई है। हाँ माँ, आप जो कह रहे हैं वो सच है। हम ही तो सिर्फ डूब रहे हैं। कोई हम लोगों को बचाए। बचाओ बचाओ बचाओ। इस बीच आसपास मौजूद सभी लोग कल्याणी से यही कहते हैं। आप इस गांव के बारे में शायद ज्यादा नहीं जानते होंगे। इस गांव में देवी दुर्गा बहुत शक्तिशाली हैं। आपने कुछ गलत किया होगा। आपने किसी के साथ अन्याय किया है। इसीलिए देवी दुर्गा ने आंसू बहाए। नहीं तो यह पानी नदी से नहीं आई है। मां दुर्गा की आंखों से बहती हुई आपके घर तक आई है। अगर आप लोग मां दुर्गा से माफी नहीं मांगी तो आप दोनों इस पानी में डूबकर मर जाओगी। यह बात उस गांव के बिरैया नाम के एक आदमी ने उन्हें बताई। माँ, देवी दुर्गा, मुझे माफ कर दो माँ। मैंने सुचि के साथ बहुत अन्याय किया है। मुझे माफ कर दो माँ। दुर्गम्मा, मुझे भी माफ कर दो। मैं भी हमेशा सुचि को कुछ न कुछ कहती रहती थी। मेरी वजह से माँ ने सुचि को घर से बाहर निकाल दिया। हम अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं। हमें बचाओ। हम अभी जाकर उसे ढूंढते हैं और उसे अपने घर में लाकर अपनी बहन की तरह उसे रखेंगे। जैसे ही उन्होंने दुर्गा माँ से विनती की, देवी दुर्गा ने आंसू बहाना बंद कर दिया। इस तरह कुछ ही देर में सारा पानी गायब हो जाएगी। कल्याणी को बुद्धि भी मिलती है और वाणी को भी। वे दौड़कर देवी दुर्गा के मंदिर में जाते हैं। माँ दुर्गा सूची को ठीक कर देती है और उसको जगा देती है। फिर एक चमकती हुई रोशनी से माँ दुर्गा उन तीनों के सामने प्रकट होती है। देखो, अगर कोई मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाएगा तो मैं शांत नहीं रहूंगी।
सुचि मेरी भक्त है, तुम्हें उसका ख्याल रखनी होगी, नहीं तो इस बार मेरे आंसुओं का तुम दोनों शिकार बनोगी। क्या बात समझ में आई? इस प्रकार देवी दुर्गा उन्हें चेतावनी देती हैं। उस दिन से कल्याणी और बनी सूची को बहुत प्यार देती है और उसका ख्याल रखती है।